नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव, विजय कोचिंग सेंटर कोलघाट आजमगढ़ में आपका स्वागत है। हम लोग संविधान की जो श्रृंखला शुरू किए थे उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट तक पढ़ लिए थे और उसके बाद 1813 का एक्ट भी पढ़े थे। और आज हम लोग यहाँ से आगे शुरू करेंगे 1833 का एक्ट। आज हम लोग शुरू करेंगे 1833 का एक्ट, जैसा कि हमने सामने हेडिंग डाला है 1833 का एक्ट। और ये जो 1833 का एक्ट है, यहाँ से खूब कई सारे सवाल बने हैं। चलिए एक एक करके एक एक सवालों को हम लोग देखते हैं कि 1833 में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। 1833 के एक्ट में जो प्रावधान हुए थे उनको देखते हैं। तो इसमें से जो पहला प्रावधान है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, अब यहाँ से जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और कहा जा सकता है कि ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और जब इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो एक प्रावधान इसे में और कर दिया गया, एक प्रावधान इसे में और कर दिया गया कि भारत की शासन प्रणाली को केंद्रीकृत कर दिया गया। भारत की शासन प्रणाली को, भारत की शासन प्रणाली को केंद्रीकृत कर दिया गया। भारत की शासन प्रणाली को केंद्रीकृत कर दिया गया। और केंद्रीकृत से आशय ये है कि अब सारे निर्णय एक व्यक्ति लेगा और उसके लिए पद बनाया गया गवर्नर जनरल का, भारत के गवर्नर जनरल का। और इसीलिए कहा जाता है, यह सवाल पूछा हुआ है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के शासन प्रणाली को केंद्रीकृत कर दिया गया। तो भारत की शासन प्रणाली को केंद्रीकृत किया गया 1833 के एक्ट के द्वारा। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। ये बात हो गई। अब दूसरा प्रावधान इसमें देखते हैं। दूसरा प्रावधान इसमें क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन इसके साथ एक प्रावधान किया गया। लेकिन इसके साथ एक प्रावधान क्या किया गया कि कानून तो गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए बना सकता है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित की गई थी 1784 में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकते थे। भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा जो बनाया गया कानून था उसको कौन रद्द कर सकता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर आगे लिख देते हैं, लेकिन
नियंत्रक मंडल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रक मंडल, लेकिन नियंत्रक मंडल गवर्नर जनरल के कानून को रद्द कर सकता था, रद्द कर सकता था। ये प्रावधान हो गया। मतलब क्या है? मतलब ये कहा गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, लेकिन अगर कानून सही नहीं है, उसमें कुछ खामी है, तो जो नियंत्रक मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानून को कैंसिल या रद्द कर सकता था। अगला प्रावधान क्या हुआ? अगला प्रावधान किया गया कि जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार बंगाल प्रेसिडेंसी से ले लिया गया, अधिकार बंगाल प्रेसिडेंसी से वापस ले लिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी से वापस ले लिया गया। और ये प्रावधान पहले दिया गया था, वापस ले लिया गया। इसमें प्रावधान क्या हुआ था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको 1781 के एक्ट के द्वारा, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट हमने बताया था, 1781 के एक्ट के द्वारा प्रावधान किया गया था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वह बम्बई और मद्रास के लिए भी कानून बना सकती है। लेकिन 1833 के एक्ट में कहा गया कि अब हम बंगाल और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए जो कानून बनाने का अधिकार बंगाल को दिए थे, वो अब हम वापस ले रहे हैं। मतलब अब बंगाल प्रेसिडेंसी बम्बई और मद्रास के लिए कानून का निर्माण नहीं करेगी। ये प्रावधान हो गया। अगला प्रावधान क्या है? अगला प्रावधान इसमें था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक कार्य, ईस्ट इंडिया कंपनी को करने के लिए कौन सा कार्य दिया गया? प्रशासनिक कार्य सौंपे गए, प्रशासनिक कार्य सौंपे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक कार्य सौंपे गए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था, वह सभी व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए गए, अब समाप्त कर दिए गए व्यापारिक एकाधिकार। अब कंपनी भारत में कौन सा काम करेगी? अब कंपनी भारत में केवल प्रशासनिक काम करेगी, यहाँ पर अब कोई व्यापारिक कार्य नहीं करेगी। और इसी में एक प्रावधान और हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली समय सीमा भी बढ़ा दी गई 20 वर्षों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली 20 वर्षों की समय सीमा, 20
वर्षों की समय सीमा समाप्त कर दी गई, सॉरी, समय सीमा बढ़ा दी गई, समय सीमा बढ़ा दी गई। ये प्रावधान हुआ, मतलब 1813 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो फिर 1833 आया, 1833 में फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो फिर 1853 का एक्ट पढ़ेंगे तो 1853 के एक्ट के द्वारा इसकी समय सीमा को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो इस अगला प्रावधान हुआ, इसमें क्या कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में रहेगी और जो प्रशासनिक काम करेगी उसके लिए 20 वर्षों का समय हम और देते हैं, और 20 वर्ष बाद हम निर्धारित करेंगे कि अब आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या निर्णय लेना है, अब आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या निर्णय लेना है। और लास्ट प्रावधान इसमें जो हुआ था, लास्ट प्रावधान इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधिवेत्ता की नियुक्ति की गई, एक विधिवेत्ता की नियुक्ति की गई, एक विधिवेत्ता की नियुक्ति की गई, और जो विधिवेत्ता था नियुक्ति की गई, और जो विधिवेत्ता था वह विधिवेत्ता कौन था, तो इस विधिवेत्ता के रूप में नियुक्ति की जाती है लॉर्ड मैकाले की, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की जाती है चौथे सदस्य के रूप में, विधिवेत्ता के रूप में। अब यहाँ से और जो थोड़ा सा सवाल बने हैं उनको समझ लेते हैं। मैकाले से कौन सा सवाल पूछा गया है और बेंटिक से कौन सा सवाल पूछा गया है, और तो एक एक करके थोड़ा सा यहीं पर समझ लेते हैं। ये जो लॉर्ड मैकाले है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में एक विधि आयोग बनाया गया था, भारत में एक विधि आयोग का निर्माण किया गया था, विधि आयोग का गठन हुआ था। मैकाले ने ही भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के लिए एक सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत दिया था लॉर्ड मैकाले ने, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही आईपीसी का निर्माण हुआ, लॉर्ड मैकाले की ही अध्यक्षता में आईपीसी का निर्माण हुआ। तो ये जो सारे कार्य हैं वो किसके अध्यक्षता में हुए थे, लॉर्ड मैकाले, ये सारे काम हुए थे लॉर्ड मैकाले। अब यहाँ से विलियम बेंटिक से कुछ सवाल पूछे गए हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। विलियम बेंटिक से एक सवाल पूछा गया है कि भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया, भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया, तो भारत में सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, भारत में सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 में, वर्ष 1829 में। लेकिन तब ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, बल्कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। और ये सती प्रथा जो उन्मूलन अधिनियम था, ये सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, तो सती प्रथा उन्मूलन सबसे पहले लागू हुआ था बंगाल में। और ये जो सती प्रथा को समाप्त किया गया, ये किसके प्रयास से समाप्त हुआ था, ये हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयास से, ये समाप्त किया गया था, किसके प्रयास से, राजा राम मोहन राय। तो सती प्रथा का समापन किसके प्रयास से किया जाता है,
राजा राम मोहन राय के प्रयास से समाप्त किया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से समाप्त किया गया। और जो राजा राम मोहन राय हैं इनसे भी बहुत सारे सवाल बने हैं। जैसे राजा राम मोहन राय को हम क्या बोलते हैं? नवजागरण का अग्रदूत। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत किया था, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नवजागरण का अग्रदूत। तो भारत में सती प्रथा का समापन वर्ष 1829 में बेंटिक ने किया और किसके प्रयास से हुआ था? राजा राम मोहन राय। ये तो बात हुई 1833 के एक्ट की, ये बात होती है 1833 के एक्ट की। अब अगला एक्ट इसमें हम देखते हैं और 1853 का एक्ट। अगला एक्ट कौन सा है? 1853 का एक्ट। और 1853 के एक्ट से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं, इसको समझते हैं। ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी PDF के रूप में। वीडियो भी वहाँ पर मिलेगा, आपको PDF भी मिलेगा, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको कंटेंट वहाँ पर उपलब्ध हैं। अब 1853 का जब हम एक्ट देखते हैं तो उस एक्ट में से जो सवाल पूछे गए हैं, जैसे ये जो 1853 का एक्ट है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित अंतिम एक्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित अंतिम एक्ट था। और उस एक्ट के द्वारा भारत में 2-3 प्रावधान लागू किए गए। जैसे पहला प्रावधान ये था कि भारत में जो विधायिका और कार्यपालिका है, मतलब विधि बनाने वाली संस्था और विधि को लागू करने वाली संस्था, उन दोनों के कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। उन दोनों के कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। तो हमारा एक्ट अगला कौन सा है? 1853 का एक्ट। 1853 का एक्ट। अब इसमें जो सवाल होता है उसको देखते हैं। पहला प्रावधान क्या था? ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पारित यह अंतिम अधिनियम, पारित यह अंतिम एक्ट था। पारित यह अंतिम एक्ट था। अंतिम एक्ट था। अंतिम एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बाद हो जाता है शुरू 1857 का विद्रोह। इसके बाद शुरू होता है 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह के बाद फिर सारे एक्ट को कर दिया जाता है समाप्त, और फिर होता है अधिनियम की शुरुआत। और जो अधिनियम बनाए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा वो लागू होते थे भारत की जनता पर, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अंतिम एक्ट था। और इस एक्ट में प्रावधान क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा विधायिका, इस एक्ट के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को पृथक कर दिया गया। के कार्यों को पृथक कर दिया गया। के कार्यों को पृथक कर दिया गया। और इसमें पृथक कर दिया गया तथा विधि निर्माण के लिए, तथा विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण के लिए विधान 12 सदस्यों वाली विधान परिषदों का गठन किया गया। 12 सदस्यों वाली
विधान परिषदों का गठन किया गया। 12 सदस्यों वाली विधान परिषदों का या विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का गठन हुआ। अब ये जो विधान परिषद का गठन हुआ था, इसका काम क्या था? इसका काम था विधि का निर्माण करना। इसका काम था विधि का निर्माण करना और इसके लिए बनाया गया 12 सदस्यों वाली विधान परिषद। 12 सदस्यों वाली विधान परिषद। और ये जो 12 सदस्यों वाली विधान परिषद बनाई गई थी, इसमें जो सदस्य थे ये चुनकर आते थे प्रांतों से। ये चुनकर आते थे प्रांतों से। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में पहली बार इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का शुरुआत हुई। भारत में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की क्या हुई? शुरुआत हुई। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले। तो क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस में होती है? 1833 के एक्ट के द्वारा। 1833 के एक्ट के द्वारा। और अगला जो इसमें प्रावधान हुआ, इसमें प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर कोई भर्ती होना चाहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर कोई भर्ती होना चाहता है तो वह पहले एग्ज़ाम देगा और एग्ज़ाम देने के बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होगा। तो यहाँ पर अगला प्रावधान क्या हुआ? अगले प्रावधान के रूप में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी नियुक्त होने के लिए या कर्मचारी बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको क्या देना होगा? एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इससे पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। ब्रिटिश सरकार उनको चुनकर भेजती थी कि कौन ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करेगा, कौन क्या करेगा। तो यहाँ पर पहली बार इस एक्ट के द्वारा प्रावधान किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी बनने के लिए आपको भारत में क्या देना, ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी बनने के लिए आपको देना होगा एंट्रेंस एग्जाम। और एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी बन सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे आज के समय में जो प्रावधान है, आज के समय में जैसे हम लोग नौकरी की तैयारी करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं, तो नौकरी के लिए आपको क्या देना होता है? एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद नियुक्त होते हैं। तो इसकी शुरुआत भारत में कब होती है? 1853 के एक्ट के द्वारा। अब यहाँ से जो पहला सेगमेंट था वो हमारा पूरा हुआ। और पहला सेगमेंट क्या था? भारत का जो संवैधानिक विकास हमने आपको बताया था, भारत का संवैधानिक विकास हमने आपको बताया था। ये संवैधानिक विकास में जो प्रथम चरण को हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन। और इसके अंतर्गत हम लोगों को कई सारे एक्ट पढ़ना होता था। जैसे एक था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट
और लास्ट हमारा कौन था, 1853 का एक्ट। ये आता है हमारा प्रथम सेगमेंट में। और दूसरे सेगमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दूसरे सेगमेंट में हम लोग पढ़ते हैं जिसको क्या बोला जाता है, क्राउन या सम्राट के अधीन भारत का शासन। क्राउन या सम्राट के अधीन भारत का शासन, के अधीन भारत का शासन। और इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन सा अधिनियम पढ़ेंगे यहीं पर देख लेते हैं। एक हमको पढ़ना है 1858 का अधिनियम, फिर हम पढ़ेंगे 1861 का अधिनियम, फिर पढ़ेंगे हम 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इतने सारे अधिनियम हमको किस भाग में पढ़ने हैं, क्राउन या सम्राट के अधीन भारत का शासन, क्राउन या सम्राट के अधीन भारत का शासन। तो पहला भाग हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे भाग की शुरुआत हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दूसरे भाग में हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, 1858 का अधिनियम। और 1857 की क्रांति के बाद से भारत में पूरी व्यवस्थाएं क्या होती है, चेंज हो जाती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन प्रशासन करती थी, और वहाँ पर अब कौन करेगा, ब्रिटेन का क्राउन या ब्रिटेन का सम्राट। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे 1858 का अधिनियम। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक, जय हिंद जय भारत।